Hey, hello, welcome back, MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So, as CMAT 2025 is approaching, कुछ जो नए sections हैं in CMAT like innovation and entrepreneurship, इसको touch करना भी important है, right? If you want to score that 99.99 percentile, okay? तो इसी हिसाब से we have brought in this series. This is the first part. We'll be bringing in more parts so that we cover all the innovation and entrepreneurship के types, questions and everything. Okay? So stay tuned, guys, and सो आज का जो एजेंडा रहेगा मेजरली टू कवर सर्टेन टॉपिक्स ऑफ दीज गिवन एरियाज। ओके, इसमें से कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो मेजरली इनोवेशन बिजनेस को समझेंगे, टर्म्स इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हर साल, उसको देखेंगे। पीएलसी देखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसकी क्या स्टेजेस होती है। स्टार्टअप्स के बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ स्टार्टअप्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच इज रिलेटेड फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस। तो गाइस मेजरली आज ट्राई करेंगे टू कवर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके, सो दैट हमें एक छोटा सा पार्ट हमारा एटलीस्ट कवर हो जाए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू द कंप्लीट वीडियो बिकॉज ऑल ऑफ दी थिंग्स दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीडियो आई एम मेकिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू कहाँ से करना है, कितना करना है, कैसे करना है, राइट? रैंडम मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, सो इसीलिए थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल की तरफ जाते हैं and let's quickly understand what exactly few important terms in innovation and entrepreneurship mean. Okay, so firstly is trademark. Okay, trademark बहुत लोगों को पता होगा ही, right? trademark क्या होता है? कोई भी साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई टैगलाइन हो सकती है किसी ब्रांड की, ओके, जिससे वो पर्टिकुलर ब्रांड आइडेंटिफाई हो जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो, अगर एक मर्सिडीज है, सो मर्सिडीज हैज इट सिंबल, राइट? जो उसका एक मार्क है जिससे हम उसको पहचानते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड को, राइट? दैट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर ट्रेडमार्क। ओके, अभी व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? अभी कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कॉम्पिटिशन, राइट? कॉम्पिटिटर्स तो आपको पता होगी, राइट? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आपकी जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में उसके ऊपर आपका एडवांटेज क्या है, मतलब आपके सेल्स बहुत ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है, वॉट एवर एडवांटेज इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एडवांटेज। आपकी प्राइस कम हो सकती है, प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सकता है, राइट? तो इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट इज पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। गाइज आई हैव पुट डाउन दी चार्ट ऑल्सो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? एक कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, राइट, उसकी एक साइकिल होती है। साइकिल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज एक नया प्रोडक्ट बनाया तो ऑफकोर्स आई विल पुट डाउन इट इन मार्केट, राइट? तो उसका वो इंट्रोडक्शन फेज होता है, फर्स्ट फेज, जिसको इंट्रोडक्शन बोला जाता है। मतलब क्या? उसमें लोगों को पता नहीं होगा, ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, बहुत सारा पुश करने की कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंच सके, राइट? तो उस टाइम पे सेल्स काफ़ी मिनिमल होते हैं और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाती है चीज़ें या फिर आपका प्रमोशन होता जाता है, लोगों को विजिबिलिटी बढ़ती जाती है, आपके सेल्स इंक्रीज होता है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और लोगों को पता चलने लगता है तो ग्रोथ फेज में आ जाता है। तो सेकेंड स्टेप इज योर ग्रोथ स्टेप, जिसमें होता क्या है कि आपके जो सेल्स है वो रैपिडली बढ़ने लगते हैं। इफ यू सी दी लाइन, ये एक रैपिडली इंक्रीज होने लगते हैं और फिर मैच्योरिटी स्टेज विच इज द थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। जैसे ही मैच्योरिटी स्टेज पे आते हैं, सेल्स ग्रो करना थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब मार्केट सैचुरेट हो चुका है, अभी जितने लोगों को लेना था लोग ले रहे हैं, इसीलिए उतनी रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैच्योरिटी पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसपे आप देख रहे होगे सेल्स कॉन्स्टेंट होने लगते हैं, राइट? एंड देन एंड में एक डिक्लाइन स्टेज आता है जहां पे प्रोडक्ट की सेल्स डिक्रीज होने लगती है और उसी को फिर नया कुछ फॉर्म लाना पड़ता है। इसने आपने देखा होगा कि जो पुराने प्रोडक्ट्स है उनको अलग अलग फॉर्म्स में नए तरीके से लाया जाता है। उसका सिंपल रीजन ही होता है ये साइकिल। ओके, तो आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर साइकिल के ऊपर कि सबसे प्रमोशंस की जरूरत किस पर्टिकुलर स्टेज में होती है, सबसे ज्यादा सेल्स कौन से स्टेज में होते हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ मैच्योरिटी स्टेज जहां पे सबसे ज्यादा सेल्स है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से स्टेज में होती है, ग्रोथ स्टेज। और नेगेटिव सेल्स कहां पे होती जाती है, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव सेल्स इन द सेंस सेल्स ड्रॉप कहां पे होती जाती है, तो इट इज डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, तो याद रखना ये चारों स्टेप्स हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट थिंग्स। इसकी मीनिंग रटने की जरूरत नहीं गाइस, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द पीएलसी की कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज फिडलर कंटिजेंसी मॉडल। ठीक है, ये फिडलर कंटिजेंसी मॉडल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। ज्यादा कुछ नहीं गाइज, ये सिर्फ इफेक्टिवनेस चेक करता है एक लीडर का। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कंपनी, उसमें जो हेड है, उसका जो लीडर है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी इफिशिएंसी कितनी है, वो एक चेक करता है और दिस इज द मॉडल दैट इज यूज्ड टू चेक इट। कैसे करता है, क्या करता है, उसको आपको नेसेसरी नहीं है, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अगर लीडरशिप की लीडर की इफेक्टिवनेस चेक करना है तो दिस इज द मॉडल दैट यू नीड टू रिमेंबर। फिर आता है सिक्स सिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑपरेशन साइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरिंग साइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट मींस, इट शोज कि जो पूरा आपका प्रोडक्शन होता है, जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, उसमें डिफेक्ट
का परसेंटेज क्या होना चाहिए? सो सिक्स सिग्मा के अकॉर्डिंगली इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3.4 डिफेक्टिव पार्ट्स इन मिलियन. जस्ट इमेजिन, मिलियन, 1 मिलियन बनने पे सिर्फ 3.4 पार्ट्स डिफेक्टिव होने चाहिए, ये सिक्स सिग्मा कहता है. और इसीलिए उसका परसेंटेज देखो 99.99966%. ठीक है, तो ये परसेंटेज याद रखो और डिफेक्ट्स कितना होना चाहिए मिलियन में वो याद रखो, विच इज 3.4. ओके, so guys, now let's understand different type of companies. First is oligopoly. Oligopoly का मतलब होता है जो भी पर्टिकुलर मार्केट है उसमें स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्लेयर्स होगी जो लार्जर सेलर्स होते हैं. मतलब एक छोटा ग्रुप होगा जिनमें ही जो सेलर्स होंगे पर्टिकुलर गुड्स के, जो पर्टिकुलर सर्विसेज के, वो छोटे से छोटे ग्रुप में, फॉर एग्जांपल 10 लोग ऐसे होंगे मार्केट में जो दबा के माल बेच रहे. मतलब क्या? ऑलिगोपोली मतलब कुछ हद तक कुछ लोग हैं जो सारा मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है मोनोपोली. मोनोपोली, मोनो मतलब वो एक. तो सिमिलरली इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इट सेज कि मोनोपोली मतलब क्या होता है? अ सिंगल पर्सन और एंटरप्राइज, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन है जो पूरा चीजें मैनेज कर रहा है, जो पूरा डोमिनेट कर रहा है, उसको बोलते हैं मोनोपोली. ओके, नेक्स्ट इज मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी का मतलब होता है कि मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि जहां पे एक सिंगल बायर है, दिस इज टॉकिंग अबाउट बायर, नॉट सेलर. एक सिंगल बायर है, वही सब माल खरीद रहा है, वही सब माल उठा रहा है. एग्जांपल अगर देना चाहोगे तो एग्जांपल है गवर्नमेंट का. व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेंस इक्विपमेंट्स, अभी मुझे बताओ पूरा अगर इंडिया है, इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन लेंगे? हम लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं. या कोई प्राइवेट जबरदस्ती उठाएगा क्या? नहीं. इट इज द ओनली गवर्नमेंट हु विल बाय दोज डिफेंस इक्विपमेंट्स. तो वो गवर्नमेंट उस टाइप का एग्जाम्पल हो गया कि इट इज मोनोप्सोनी. ओके, प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दीज. ओके, नेक्स्ट इज lateral thinking. lateral as in lateral, आपको पता है lateral is not through the direct route, right? तो lateral thinking का मतलब भी क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको इनडायरेक्ट या कोई क्रिएटिव, मतलब जो रूल्स सेट इन है उसको छोड़ के कोई अलग चीजें यूज करके, कोई क्रिएटिव मेथड्स यूज करके उसको सॉल्व करना, इसको हम बोलते हैं lateral thinking. ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपॉर्चुनिटी सोल्यूशन ट्री. अभी ये जो होता है OST इसको बोलते हैं, ये एक टूल होता है. ठीक है, कंपनीज में एक टूल होता है जिसमें चीजें आइडेंटिफाई की जाती है कि सॉल्यूशंस कैसे और प्रायोरिटाइज करना है, कस्टमर्स नीड्स कैसे समझने हैं. एंड उसके बाद ये मेजरली 3 चीजों पे या 3 लेवल्स पे डिपेंड होता है, विच इज डिजायर्ड आउटकम, मतलब हमें आउटकम क्या लाना है एक पर्टिकुलर चीज करके, फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है, एंड उस चीज के लिए सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए. तो 3 लेवल्स पे डिपेंड करते हैं दिस अपॉर्चुनिटी सोल्यूशन ट्री. ओके, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी. ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का मतलब बहुत सिंपल है गाइस, ऐसे मार्केट स्पेस में घुसना जहां पे कंपटीशन बहुत ही कम है या फिर कंपटीशन है ही नहीं, मतलब कोई नया मार्केट बिल्ड करना. ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही नहीं, जिसमें कोई प्लेयर है ही नहीं, उसमें अपना कोई नया मार्केट डेवलप करना और अपना बिजनेस चलाना. ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट बनाती, ओके, उसको जो प्रॉफिट बनाती उसको अगर जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंपनी रन करनी है, मेरे प्रॉफिट्स आए बट मुझे रनिंग के लिए अगले साल तक भी कुछ चीजें जरूरी होगी, उसको अगर उससे माइनस करता हूं, जो एंड में बचता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. पॉजिटिव होगी मतलब कंपनी बढ़िया कर रही है, और अगर नेगेटिव हो रही है इसका मतलब कंपनी डिक्लाइन में. ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज मैकेंजीज 7S फ्रेमवर्क. ठीक है, अब ये 7S फ्रेमवर्क है ना, आपको सिर्फ याद रखने हैं कि इसमें कौन से ठीक है. 7S में स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटेजी है, सिस्टम्स है, स्किल्स है, स्टाइल है, स्टाफ है एंड शेयर्ड वैल्यूज है. ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, और ये यूज किए जाते हैं बिजनेसेस को यूज करते हैं. बिजनेस यूनिट मतलब अगर एक बड़े बिजनेस में छोटा सा कोई यूनिट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन है, अमेजॉन अकेला है, पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें छोटे छोटे यूनिट्स है. फॉर एग्जाम्पल कोई बाइंग एक्सपीरियंस के लिए कोई होगा, कोई कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए हो, वो यूनिट्स है. ओके, और उसी में होते हैं फिर तुम्हारे टीम्स. ओके, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसेस, बिजनेस यूनिट्स एंड टीम्स. ओके, अभी बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है गाइज? ये एक फ्रेमवर्क होता है. ठीक है, स्कोर कार्ड मतलब प्रॉपर आपका जो स्कोर कार्ड आपको मिलता है वो कैसे एक फ्रेमवर्क होता है डिफरेंट सेक्शंस का, उसी प्रकार ये फ्रेमवर्क होता है. और ये क्यों बनाया जाता है कि हमें आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से प्रोजेक्ट्स हमें अभी करने हैं. ओके, और उस प्रोजेक्ट्स के लिए क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, ये कम्युनिकेट होना. और कम्युनिकेट किस में होगा गाइज? जैसे फॉर एग्जांपल टॉप सीईओ ने डिसाइड किया कि भाई ये प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी पे होंगे और यही चीजें, जो यही टारगेट्स और गोल्स है जो हमारे इस ईयर में होने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उसको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं ना खुद ने बोल दिया हो गया,
उसको उसके नीचे के एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, लेबर्स, एंड वर्कर्स तक उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो जो फ्रेमवर्क थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस स्कोरकार्ड। ठीक है, नेक्स्ट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, बेसिक ये आप लोगों ने बहुत लोगों को पता भी होगा। ठीक है, जरूरतों की एक लेवल होती है, राइट। एक पिरामिड आपने देखा होगा, नीचे से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद द बेस। तो बेस पे क्या होता है, एज ए फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें क्या क्या होता है, फूड, वाटर, शेल्टर एंड रेस्ट। ये बेसिक चीजें जो हमें जरूरी होती है पहले, राइट। उसके बाद हमारी नीड्स बढ़ती जाती है, तो हम सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी, फिर स्टेबिलिटी देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर फ्रीडम कि हमें आज़ादी प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं, राइट, हमें हमारा फ्रीडम है कि नहीं चीज़ें करने के लिए। फिर उसके ऊपर आ जाता है लव एंड बिलोंगिंग की नीड, मतलब फिर हमें ज़रूरत महसूस होने लगती है फ्रेंडशिप की, इंटीमेसी की, एक्सेप्टेंस की, राइट। दिस इज थर्ड लेवल। उसके और ऊपर अगर थोड़ा उठ जाती है तो फिर होता है स्टीम नीड्स, मतलब कि आपको रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, स्टेटस की बात आ जाती है, राइट। एक एक लेवल ऊपर चढ़ते जाते हैं। जस्ट इमेजिन दिस, जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी जरूरत है, इट वॉज जस्ट फूड, वाटर, शेल्टर, आराम, बस इसके ऊपर आप कुछ नहीं करते थे। फिर जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए थी जब अपने स्कूल में गया, फिर आपको फ्रेंडशिप चाहिए थी, राइट। स्टीम नीड्स मतलब जब बहुत बड़े हो गए तो आपको लगा यार भाई मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए हमारे, और उसके बाद सब चीजें मिल जाती है। उसके बाद पता चलता है कुछ था ही नहीं, राइट। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट आ जाती है, जहां पे लगता है भाई मैंने सब अचीव कर चुका है, अभी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अचीव करनी है, आई एम डन नाउ। तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिचुएशन लीडरशिप थियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बोलता है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है, लीडरशिप थियरी होती है, एक लीडर होता है, उसको एक कोई भी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली हर बार नहीं चलना चाहिए। देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस, एक अलग ही सिचुएशन आ गई जो कहीं पे रूल्स में लिखी हुई नहीं है, तो उसको अगर उसने कहीं पे भी एक सेम ही फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम ही रूल्स अप्लाई किए, तो वो नहीं चलता है। तो सिचुएशन लीडरशिप थियरी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको आपकी लीडरशिप जो स्किल है, लीडरशिप जो वे है, वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो इट इज सिचुएशन बेस्ड रादर देन वन साइज फिट्स ऑल, मतलब क्या एक ही सॉल्यूशन सबके लिए, वो नहीं, सिचुएशन जैसी है वैसा आप सॉल्यूशन करवाओ आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग, सीलिंग आपको पता होगा, है ना, आपका हर किसी के घर पे एक सीलिंग होती है, राइट। तो ग्लास सीलिंग का मतलब होता है एक ऐसा बैरियर होता है जो जो खास करके इट इज यूज्ड इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। ओके, प्रोफेशनली जब कोई विमेन हो या फिर कोई मेंबर्स हो माइनॉरिटीज के, उनको वो बैरियर की वजह से ज्यादा ग्रो नहीं करने आता, उनके लिए बोला जाता है देयर इज अ ग्लास सीलिंग फॉर देम। ओके, उसकी वजह से, बैरियर की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, आपको पता ही होगा, ऐसा पर्सन जो बिजनेस करता है, जो रिस्क उठाता है फाइनेंशियल, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट्स ही होते हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट्स के लिए, राइट। फिर आते हैं काइजन। काइजन क्या होता है, याद रखना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब काइजन। काइजन बोलता है कि यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दी डिपार्टमेंट्स एंड यू नीड टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव ऑन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, तो दिस इज कॉल्ड एज काइजन। ओके, तो अब आए रेड टेप पे। रेड टेपिज्म आपने सुना ही होगा, मतलब क्या, जो आपके रूल्स होते हैं कोई कंट्री के या कोई स्टेट के, कुछ रूल्स इतने रिजिड होते हैं उसकी वजह से कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी गवर्नमेंट है, मैंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लाए कि जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है चीजें करना, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से क्या होगा, दिस हिंडर्स मतलब ये रोक देता है, प्रिवेंट करता है एक्शन या डिसीजन मेकिंग को। दिस इज नॉट एट ऑल गुड, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, अभी ओबे होती है कि नहीं वो उनको पता है, ठीक है, बट बहुत जगह पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है जहाँ पे जो तुम्हारे एम्प्लॉयज है उनको एंकरेज किया जाता है कि उनके जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, एनी प्रॉब्लम्स दैट दे हैव, दे कैन ओपनली कम्युनिकेट इट टू देयर सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स। ठीक है, वेरी गुड पॉलिसी दैट वाज डिजाइन, बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज यूज्ड। फिर आ जाते हैं डेल्फी मेथड पे। डेल्फी मेथड का मतलब होता है, इतना समझ लो, एक एक्सपर्ट का पैनल होगा जो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करके they'll decide, they'll consensus on a topic, मतलब they'll decide कि ये टॉपिक क्या है या फिर ये चीज करनी चाहिए कि नहीं, इसको बोलते हैं डेल्फी मेथड। इसमें एक्सपर्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, ओके, किसी का भी। नेक्स्ट इज वैल्यू चेन। वैल्यू चेन होती क्या है, दिस इज यूज्ड टू ट्रैक द एक्टिविटीज। एक बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है बिजनेस, राइट, क्रिएट करने के लिए। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट क्रिएशन से चालू होगा,
फिर उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी करेंगे राइट प्रोडक्ट की, और फिर कस्टमर को सर्विस देंगे। ये अलग अलग स्टेप्स से जाता है। पहला है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब आइडिएशन, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस राइट। फिर आता है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सर्विस डिसाइड कर लिया, अभी लेट्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट्स है तो फिजिकल फॉर्म में उसके प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो राइट। डिलीवरी मतलब कस्टमर्स को देना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन से हो, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉटेवर मोड, ठीक है। और एंड में डिस्पोजल, मतलब कि आप यूज करने के बाद उसको डिस्पोज, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यूज हो गया तो उसको डिस्पोज भी कैसे कर रहे हैं राइट। तो दैट इज द फोर्थ स्टेप दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर वैल्यू चेन। अभी आ जाते हैं कुछ इफेक्ट्स के ऊपर। फर्स्ट इज योर हैलो इफेक्ट। अभी हैलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, अगर फॉर एग्जांपल इट इज कॉल्ड एज पर्सनल बायस, एक बायस होता है, बायसनेस सबको पता होगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज पता है, पसंद है, तो उसकी तरफ आपको हमेशा बायसनेस होता है, नहीं यार ये चीज तो सही है राइट। तो हैलो इफेक्ट क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ बायसनेस जहां पे हमें अगर लगा, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आपको लगा कि अरे यार मारुति सुजुकी इंडिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो वो बाहर कहीं पे भी लेके जाओ, जापान में लेके जाओ, यूरोप में लेके जाओ, कहीं पे भी यू टेक इट देयर, वो चलेगी। दिस वॉज योर पॉजिटिव बायसनेस। मतलब क्या, दिस पर्टिकुलर हैलो इफेक्ट रेफर्स टू, अगर किसी एक एरिया में कोई चीज पॉजिटिवली चल रही है, अगर हमें लगता है दूसरी जगह पे जाके भी वो सेम चलेगी, उसको बोलते हैं हैलो इफेक्ट। नॉट नेसेसरली, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी आते हैं हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गलत एक्सपीरियंस आ गया पहला ही, ठीक है, अगर आपका किसी चीज के ऊपर एक गलत इंप्रेशन हो गया, तो वही इंप्रेशन आप सारी जगह पे अप्लाई करने लगते हो, या वही चीज आप सारे इंस्टेंसेस में अप्लाई करने लगते हो, उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। ओके, अभी आ जाते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन, टीबीएल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है। क्या अकाउंट करता है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिगर्स, ओके। ये कंपनी के परफॉर्मेंस ट्रैक करता, अकाउंट करता है ऑन 3 डिफरेंट पैरामीटर्स। कौन से, पीपल मतलब उसके लोग, एज वेल एज द कस्टमर्स, उसके खुद के एम्प्लॉइज भी राइट। फिर प्लैनेट मतलब एनवायरमेंटली कितना फ्रेंडली है, कितना सस्टेनेबल है राइट। एंड देन प्रॉफिट, ऑफ कोर्स बिजनेस इज ऑलवेज फॉर प्रॉफिट, इसीलिए एंड में प्रॉफिट आने वाला है। 3 P's इसको बोला जाता है, याद रखना। अगर टीबीएल के 3 P's कोई पूछता है तो इट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। सुन लो कैसे कैसे प्राइसिंग होती है। पहला है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर मुझे पर्टिकुलर मार्केट में और ज्यादा डीप जाना है, मैंने सोचा यार ये लेट्स टारगेट मुंबई मार्केट, और इसमें पूरा घुस जाते हैं सब जगह, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एकदम सस्ते में चीजें बेचूंगा ताकि बहुत ज्यादा ऑडियंस है, बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। प्राइस स्किमिंग, स्किमिंग का मतलब होता है जो कस्टमर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है आपके इसमें, उनको ऐसे अट्रैक्टिव प्राइसिंग देनी, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स ले, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड, ठीक है, उनको इंटरेस्ट है, प्राइसिंग की वजह से इशू हो सकता है राइट। और इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखे जाते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म। अगर आप स्किम कर रहे हो प्राइसिंग, ठीक है, इट इज नॉट सस्टेनेबल। मतलब मुझे अगर लग रहा है मेरे को 500 में देना है, 500 में दे, दूसरे को 700 में देना है, 700 में दे दिया, दिस इज मेथड ऑफ प्राइस स्कीमिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस मतलब क्या, आप अगर आप एमबीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट, सीटी, सीमैट, तो आपको पता होगा कॉस्ट प्राइस क्या होती है राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है, देख लो। इसमें क्या होता है, आपका जो पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर एक परसेंटेज डिसाइड किए जाते हैं। अगर मुझे लगा है 20% पे इसको प्राइसिंग करनी है, मतलब अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो मैं 120 पे उसको बेचूंगा, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जहां पे हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ओके। फिर आती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। वैल्यू बेस्ड मतलब क्या, उसकी मार्केट में जो वैल्यू है, परसीव्ड वैल्यू, मतलब मुझे फॉर एग्जांपल जैसे एक मर्सिडीज है, एक मारुति सुजुकी है, उसकी प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि परसीव्ड वैल्यू ऑफ मर्सिडीज इज वेरी हाई, ठीक है। तो उसकी वैल्यू बड़ी है, इसीलिए उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग करनी, ओके। डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या होता है, चेंजिंग, तो वही डायनामिक प्राइसिंग होता है, चेंजिंग प्राइसिंग, ठीक है, जो आप डीमार्ट वगैरह में देखते हो राइट। फिर आता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन के हिसाब से उसको पकड़ के फिर अपने प्रोडक्ट प्राइस करने, कम या ज्यादा, वॉट एवर इट इज, ओके। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा वो जब सेल चलता है तो वो सब स्लैश करते हैं, 80,000 को स्लैश करेंगे, इट विल बी 6999, एक्चुअली 70,000 ही होता है, बट साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन के साथ खेलते हैं, 10,000 की जगह पे 9999 राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। देन इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग मतलब क्या, बहुत लो प्राइसिंग रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट भी बहुत सस्ती होती है, इसलिए प्राइसिंग भी सस्ती होती है, दे फोकस ऑन वॉल्यूम्स, ओके। तो ये थे तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन।
छोटा सा 20 मिनट्स का सेशन था जिसमें वी ट्राइड टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू इट. यू कैन ज्वाइन दिस चैनल टेलीग्राम पे. वहाँ पे वील बी गोइंग टू स्टार्ट sharing PDFs with respect to innovation entrepreneurship, GK, some interesting questions, weekly test, and a lot of preparation. If you're preparing for CET or CMAT, you can surely join this particular group. Okay, so that's all from today's video, guys. You can follow us on Toponicus_MBA. We'll be back soon for CMAT 2025 Innovation and Entrepreneurship Part 2. Stay tuned. All the best, guys.